इस अध्याय में आप सबका स्वागत है। ये एनसीईआरटी का आखिरी आधुनिक भारत का आखिरी अध्याय 13 है, स्वराज के लिए संघर्ष 2। देखिए, यहाँ पे ये समझ लेना ज़रूरी है कि आखिर स्वराज के लिए संघर्ष में क्या क्या छोटी छोटी बातें हुई थी। तो हम फिर एक बार रिवाइज कर देना चाह रहे हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता के संघर्ष हुआ और 1757 में और प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद उसके 100 साल के बाद 1857 में आप देखिएगा कि विद्रोह होता है। हाँ, इसके साथ साथ 1764 बक्सर की लड़ाई होती है प्लासी के युद्ध के बाद, और अंग्रेज का पूर्णतः कब्जा हो जाता है भारत पे। उसके बाद अंग्रेजों ने टैक्स लेना शुरू किया, लोगों का शोषण शुरू किया। इसके नतीजे में 1857 में बहुत व्यापक पैमाने पे भारत में विद्रोह होता है। उसके कारण माने जाते हैं आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, लेकिन सबसे बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो माना जाता है आर्थिक कारक को। अब उसके बाद आप ये समझिए कि 1857 की लड़ाई होती है। उसके बाद 1858 में संसद यानी कंपनी के शासन को अपने हाथ में ले लेता है और नए नए तकनीक अपनाता है, और भी क्या करे कि हुकूमत को मजबूत करने के लिए और भी कदम उठाए जाते हैं ताकि हुकूमत काफ़ी मजबूत हो। उसके बाद आप ये देखिएगा कि 1885 में किसी तरह कांग्रेस की स्थापना हो जाती है एओ हिंद के द्वारा, और यही जिसको नहीं जाना जाता था आगे चल करके ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन जाता है और चेतना का स्वरूप बन जाता है, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है भारतीयों के लिए। उसके बाद आप पाइएगा 1905 में बंगाल विभाजन किया जाता है। बंगाल विभाजन के पीछे के राष्ट्रीय आंदोलन को कम किया जा सके 1905। उसके बाद आप देखिएगा 1911 में बंगाल विभाजन वापस लेते हैं। उसके बाद 1919 में रोल्ट एक्ट आता है। उससे पहले 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सिद्धार आता है। 1919 के रोल्ट एक्ट के बाद जब आंदोलन होता है, भूख हड़ताल होता है, तो 1919 में जालियांवाला कांड होता है। उसके बाद आप देखिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, और 1920 के असहयोग आंदोलन को 1922 में समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद आप ये पाइएगा कि 1930 में फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, और उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है 1930। के बाद आप पाइएगा कि उससे पहले 1927 में साइमन कमीशन भारत में आता है। इसका विरोध किया जाता है, साइमन वापस जाओ। इसके बाद 1930 में गांधी इरविन समझौता होता है 30। उसके बाद आप ये पाइएगा कि 1942 आ जाता है आते आते, और भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजने लगता है 1942। और इसके बाद छोटी मोटी घटनाएं घटती है, व्यापक आंदोलन होता है 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का नारा होता है करो या मरो, और अल्टीमेटली 1947 में भारत को आजाद कर दिया जाता है। ये था कुल मिलाकर, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारे षड्यंत्र हुए। हम लोग शॉर्टकट में उसको देखेंगे। पहला अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन 1928 में हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। बाद मानवेंद्र नाथ राय पहले भारतीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व किया था उन्होंने। कानपुर षड्यंत्र 1924 में हुआ, जिसमें मुजफ्फर अहमद श्रीपाद अमृत डांगे कम्युनिस्ट पार्टी के आरोपी थे। ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में होती है।
बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व उभर कर आता है। मतलब ये सारी घटनाएं घट रही है व्यापक रूप से। टाटा कारखाने में हड़ताल का समाधान सुभाष चंद्र बोस ने किया था। काकोरी षड्यंत्र 1925 में होती है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा मिलती है। और फिर आप देखिएगा आरएसएस की स्थापना 1925 में होती है। समाजवाद 1927 में आता है। कांग्रेस में वामपंथ का उदय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में होता है। तो आप ये चीजें जो है पॉइंट वाइज आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए। तो हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना 1924 में होती है। हिंदुस्तान समाजवाद प्रजातंत्र संघ की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा होता है। साइमन कमीशन 1927 में भारत आता है। लाठी चार्ज होता है, पहले भी बताया था, लाला लाजपत राय पे, और उनका निधन होता है। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु को सैंडर्स के मामले में फांसी दी जाती है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बहरों को सुनाने के लिए उन्होंने बम फेंका था। ये सारी घटनाएं घटती है और कुल मिला के आंदोलन जो है अपने शीर्ष पे पहुंचता है। और चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एक पार्क में मारे गए थे। चंद्रशेखर आजाद। मेरठ षड्यंत्र 1929 में होता है। देखिए 31 मजदूर को जेल की सजा मिलती है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन नवंबर 1927 में, उसका नाम है साइमन कमीशन। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में होती है, जो मोतीलाल नेहरू ने रखा था ये संविधान के निर्माण के लिए। उसके बाद आप आइए 1927 में कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में होता है। डॉक्टर अंसारी अध्यक्ष होते हैं। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा में ने कांग्रेस का इसमें समर्थन किया था। आगे आइए 1928 कलकत्ता कांग्रेस में गांधी जी शामिल होते हैं और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू होते हैं। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पूर्ण स्वराज की मांग होती है। पूर्ण स्वराज। नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 में। दांडी मार्च होता है 12 मार्च 1930 में। 78 अनुयायी होते हैं। साबरमती आश्रम से दांडी के लिए 6 अप्रैल को पहुंचते हैं। मोतीलाल नेहरू 1928, जवाहरलाल नेहरू 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। तिरंगा झंडा फहराया जाता है 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे। पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मना लिया जाता है। और खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां हैं, जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। लाल कुर्ती वाला आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को। उसके बाद मतलब विभिन्न क्षेत्र के लोग इसमें शामिल होते हैं। व्यापक आंदोलन भारतवर्ष में आंदोलन बनता जा रहा है। चंद सिंह गढ़वाली होते हैं, उनको कोर्ट मार्शल किया जाता है। और नागालैंड की रानी गिडालू 13 वर्ष की होती है। स्वतंत्रता के बाद वो रिहा होती है, जो जेल में होती है। नागालैंड की राजधानी 1932 में, और मात्र 13 वर्ष की होती है। क्वेश्चन आता है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। ये देखिए, तो न लगान न टैक्स, ये कांग्रेस ने घोषणा की न लगान देंगे न टैक्स देंगे। 1930 के दिसंबर में कांग्रेस ने गोदावरी भीड़ पर गोली मारी गई गांधी जी की तस्वीर के कारण। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है और इसमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिलता है। एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे। 1933 सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ये कहते 1933 में, क्योंकि गांधी जी यहाँ पे संन्यास ले लेते हैं कुछ दिनों के लिए, वो अलग थलग हो जाते हैं। भारत सरकार एक कानून लाती है 1935 का अधिनियम, जिसमें संघीय विधायिका
की बात आती है, संघीय विधायिका बनती है, 14% जनता का मताधिकार मिलता है, पूरी तरह इसको निराशाजनक। यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है। आगे आइए, 1935 का चुनाव लड़ने का निर्णय कांग्रेस करती है। 1935 में एक चुनाव होता है। 1937 का चुनाव 11 प्रांतों में 7 में कांग्रेस आ जाती है। बंगाल में आपको कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार बनाते हैं, और पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है जो गैर कांग्रेसी होती है। बाकी 7 प्रांत में कांग्रेस बहुमत में आती है, और गैर कांग्रेसी प्रांत सिर्फ बंगाल और पंजाब में होती है। देखिए यहाँ तक का सफर तय कर लिया है कांग्रेस ने। समाजवादी भारत की तस्वीर को लोकतंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और जिसमें 1929, 1936, 37 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के, और 1938 में 39 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी। 1934 में आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में बनती है। 1935 में पूरन चंद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रसार होता है। आपको एक एक लाइन को लिखना है और उसको बार बार पढ़ना है, बार बार सुनना है वीडियो। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में स्वामी सहजानंद ने इसकी स्थापना की। 1936 में अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। 1927 में जवाहरलाल नेहरू ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित जातियों के सम्मेलन में भाग लिया था, और सम्मेलन में लीग ऑर्गेन इंपीरियल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भी सदस्य चुने गए थे। और देखिए आगे, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 में प्रिंसेस आते हैं यहाँ पे, और ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स 1927 में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। ऑल इंडिया स्टेटस पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1939 में जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। ये सारी चीजें एक साथ होती चली जाती है। इसमें बहुत सारे कंटेंट हैं। मैं आपको सही मानों में बताऊं कि एक चैप्टर के लिए 10 घंटा भी कम है। हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं और उसका एक साथ रहना असंभव है, जिन्ना ने कहा। और 1940 में मुस्लिम लीग का प्रस्ताव 2 राष्ट्र हो गया, यानी पाकिस्तान 1940 में आया। एक रहमत अली नाम का व्यक्ति था जिसने पाकिस्तान शब्द दिया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो स्टूडेंट था। देखिए 1940 में गांधी जी सत्याग्रह किया अक्टूबर 1940 में, और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। क्रिप्स मिशन लेबर पार्टी से थे। क्रिप्स 1942 में भारत आया, ये संविधान के निर्माण के लिए आए थे। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 8 अगस्त भारत छोड़ो कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया। ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है। और 9 अगस्त को गांधी जी सहित बहुत से कांग्रेसी गिरफ्तार कर लिए गए। इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन और संगठन विहीन कहा जाता है। मद्रास और बंगाल सर्वाधिक प्रभावित रहा इस आंदोलन से। और आगे आइए, हाँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि नेतृत्व विहीन क्यों था। ये तो महात्मा गांधी थे, लेकिन महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया, बस नारा दिया था करो और मरो का। समानांतर सरकार बनाई उन्होंने। छात्र मजदूर किसान इस विद्रोह के आधार थे। बंगाल में अकाल 1943 में आया, और जून 1941 में सुभाष चंद्र बोस सोवियत संघ, जर्मनी और जापान होते हुए जापान में 1943 में उन्होंने उसके बाद सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की, और साथ में उनकी सहायता रास बिहारी बोस, जनरल मोहन सिंह ने किया। जय हिंद नेताजी ने नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। और वर्मा से भारत पर आक्रमण करने में आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना का साथ दिया था। और उसके बाद आइए, बहुत ही
जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर जिसको नहीं मिला पाया गया था राज्य में, वो बच गए थे, उसको अलग अलग तरीके से मिलाया गया। हैदराबाद को बलपूर्वक, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पे इस तरह से भारत में मिलाया गया। और सैयद शाहनवाज, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल, ये इनको गद्दार कहा गया। और आगे आइए, तेभागा आंदोलन, इसमें किसान आंदोलन भी काफी थे बंगाल में। तेभागा आंदोलन, कैबिनेट मिशन भारत में आया 1946 में, जो संविधान सभा के निर्माण के लिए आया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। और ये रहा कुल मिलाकर के। तो इस नोट को उतार लें, सारी बात आपका क्लियर है। 1760 से लेके 1757 तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बहुत कमजोर हो गए। देखिए अध्याय 13, स्वराज के लिए संघर्ष। तो मुगल इतने कमजोर हो गए कि बताया जाता है कि 13 करोड़ रुपया उनके राजस्व में बचा था, उनके राज्य में बचा था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और जहां औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह के मौत तक वो भी खत्म हो गया पैसा। 1757 तक जब प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, यूरोपियों का आगमन हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। ये दुख की काली रात थी भारतीयों के लिए। 1764 में बक्सर की लड़ाई ने और अंग्रेज का पूर्णतः भारत पे कब्जा कंफर्म कर दिया गया। और उसके बाद उसके 100 साल तक अंग्रेजों ने काफी शोषण किया। इन शोषण के परिणाम स्वरूप, इस शोषण में किस तरह के शोषण थे, क्या कारण थे, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक, हर तरह से अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1857 में विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह हुआ और वो जनता का एक बड़ा विद्रोह हो गया। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्य धारण की और भारत के शासन को अपने में मिला लिया, कंपनी के शासन को खत्म करके, और भारत पे शासन को और मजबूत किया, नई नई प्रशासनिक नीतियां बनाई। और उसके बाद आप देखिएगा 1858 के बाद आप चले आइए 1905 में बंगाल विभाजन किया जाता है। 1885 बीच में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है ताकि राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाया जा सके। और 1885 के बाद 1905 में बंगाल विभाजन इस मकसद से किया गया कि भारतीयों को बांटो और राज करो की नीति के तहत वो 1857 के बाद बांटो और राज करो की नीति अपनाई गई, जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। और 1905 में बंगाल विभाजन के कारण मुसलमान और हिंदू को बांटा गया, एक अलग राज्य बनाया गया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। और उसके बाद आप पाइएगा 1919 में रोल्ट एक्ट बनता है, जो किसी भी भारतीय को बिना कारण के उसको उसको निहत्थे भारतीय को पकड़ लेने के लिए और जेल में डालने के लिए। लेकिन 1919 में इसके खिलाफ व्यापक धरना प्रदर्शन और क्या कहते कि जुलूस निकाली गई, बैठे गए। अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को जो अरेस्ट किया गया था उसके खिलाफ वहां लोग धरने पे बैठे हुए थे। उन पे निहत्थी धरने पे 13 अप्रैल 1919 को गोली चला दी गई। 1919 के बाद आप देखिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, चौरा चौरी कांड हुआ। 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि महात्मा गांधी चाह रहे थे कि अहिंसक तरीके से असहयोग आंदोलन चले। उसके बाद आप ये पाइएगा कि फिर आगे 1927 में साइमन कमीशन भारत में आता है, हर 10 साल पे जानने के लिए कि भारत के संविधान में क्या परिवर्तन होना है, नियमों में क्या परिवर्तन होना है। उसके बाद आप देखिए कि
1930 में गांधी इरविन समझौता होता है, 1930 में गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और उसके बाद आप देखिए इसी बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने कुछ दिनों के लिए 2 साल के लिए कुछ दिनों के लिए राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, और ये सारी चीजें चलती रहती है। फिर साइमन कमीशन भी आता है उसी बीच में, और तब तक आप देखिएगा कि 1942 तक में आते आते भारत छोड़ो आंदोलन बहुत व्यापक हो जाता है भारत में, और भारत के लिए स्वतंत्रता एक क्या करें अपरिहार्य परिस्थिति बन जाती है, और इसमें स्वतंत्रता भारत को। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे किसान आंदोलन भी होते हैं, बहुत सारी जनजातीय आंदोलन भी होते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना भी होती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और जापानी वगैरह के साथ मिलके वो लड़ाई लड़ते हैं, ये सारी चीजें होती है। और अंततः आप ये देखिएगा कि बहुत सारे लोग जेल भी जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 1947 में अल्टीमेटली भारत स्वतंत्र हो जाता है। जब भारत स्वतंत्र होता है तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली होते हैं, उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देगा, लेकिन उससे पहले ही छोड़ देता है। तो ये रहा कुल मिलाकर के 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्णतः आजाद हो जाता है, और संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को बनाया जाता है, भारत का संविधान तैयार होता है। तो ये रहा कुल मिलाकर के। मैं आपको ये बता दूं कि एनसीईआरटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आधे घंटे में एक चैप्टर को बांट लिया जाए या 1 घंटे में, बल्कि एक चैप्टर को अगर सही मानों में देखा जाए तो एक चैप्टर 10-10 घंटे की वीडियो बनेगी, लेकिन ये एक बड़ा डिफिकल्ट काम है। ये तो मैंने सिर्फ हाईलाइट आपको बताया है ताकि आप कोई भी काम कर रहे हैं एक आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग आ जाए, और बाकी आपको इस नोट से लिखना है। और मैंने आपको बताया 100 बार आप वीडियो सुनिए, 100 बार लिखिए, 100 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, बार बार सुनिए, तो आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। बाकी एनसीईआरटी कोई ऐसी चीज नहीं है, उसको सीमित नहीं किया जा सकता है। थैंक यू। अब मैं 15 मिनट के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ 15 मिनट के लिए, जिसमें पूरी एनसीईआरटी जितने भी मैंने नोट्स बनाया पूरी एनसीईआरटी को सिर्फ 15 मिनट में, हर एक चैप्टर को 1 मिनट में दिखाएंगे, उसको भी आप देखेंगे। उसमें सिर्फ हाईलाइट शब्द पूरे आधुनिक भारत को 15 मिनट के अंदर में समझने का है। ऑल द बेस्ट।